So we start with a new variety of practical questions, that is method for calculating closing price and last traded price. अब ये क्या है, देखो स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग आवर्स होता है वो होता है 9 बजे से लेके शाम को 3:30 बजे तक. क्या लिखा है, स्टॉक एक्सचेंज कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स कितना होता है 9 AM to 3:30 PM. तो यहाँ पे 3:30 PM एंड लास्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स का मतलब होता है 3 PM to 3:30 PM. अब दिस टाइम इज़ वेरी क्रूशियल, 3 PM to 3:30 PM. तो आप क्लोजिंग प्राइस एक पर्टिकुलर स्टॉक का कैसे निकाला जाता है, देखो अब हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक. अब दो कंडीशन है कि व्हेन नो ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन लास्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स. अब लास्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब 3 PM to 3:30 PM. क्लियर. सो अगर कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है लास्ट 30 मिनट्स में तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा वही लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो जाएगा. दैट इज़ वन थिंग. एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट विच लास्ट सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस बिफोर द क्लोजिंग ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स. तो जो भी क्लोजिंग ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स का लास्ट ट्रांजेक्शन था दैट इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड वो ही क्लोजिंग प्राइस ही बन जाएगा. ये कब होगा, जब कोई ट्रेडिंग ना हो इन द लास्ट 30 मिनट्स. अभी व्हेन ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेडिंग आवर्स, मतलब 3 PM से लेके 3:30 PM के बीच में अगर ट्रेडिंग होता है तो क्लोजिंग प्राइस कितना हो जाएगा. तो शेयर्स ट्रेडेड 1 इंटू प्राइस 1, क्योंकि 30 मिनट्स में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो जरूरी तो है नहीं कि सब सेम प्राइस पे हो या सेम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हो. तो शेयर्स ट्रेडेड 1 इंटू प्राइस 1 प्लस शेयर्स ट्रेडेड 2 इंटू प्राइस 2 प्लस शेयर्स ट्रेडेड 3 इंटू प्राइस 3, ऐसे डॉट 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 शेयर्स ट्रेडेड n इंटू प्राइस n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना हो जाएगा, the price at which last securities transaction has taken place before the closing of continuous trading hours. Clear? So this is how the closing price and last traded price need to be calculated. अब एक बार पहले इसको ध्यान से रीड करिए and then we start with how to solve practical question if asked on this topic. Now see, so let's see the question कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे सॉल्व किया जाता है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है, दैट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड रिगार्डिंग 2 शेयर्स, शेयर ए एंड शेयर बी, ट्रेडिंग एट BSE ऑन 18 सितंबर 2017. अब यहाँ पे पहले डिटेल दिया है शेयर ए का. अब शेयर ए का क्या डिटेल दिया है कि डेट दिया है, टाइम दिया है, कितने बजे ट्रांजेक्शन हुआ है, किस प्राइस पे हुआ है और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड. अब देखो अपने को लास्ट 30 मिनट्स का देखना है, मतलब 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में क्या कोई ट्रांजेक्शन हुआ है. सेम तरीके से शेयर बी का डिटेल दिया हुआ है. अब शेयर बी का डिटेल दिया है. नाउ दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन 2014 फॉर 6 मार्क्स. अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले ही देखो कि क्या लास्ट 30 मिनट्स में क्या कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हुआ है. आंसर में बी येस, आंसर में बी नो. अब उसके बाद देखो अगर लास्ट 30 मिनट से सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हुआ है तो यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस विल ऑलवेज बी द लास्ट सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन वैल्यू. बट अगर लास्ट 30 मिनट्स कोई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है तो फिर जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस हो जाएगा. तो पहले देखते हैं कि क्या लास्ट 30 मिनट्स में इन केस ऑफ शेयर ए क्या ट्रांजेक्शन हुआ है. अब देखो यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन शेयर का कितने बजे हुआ है. नो इट हैज़ टेकन प्लेस 3:25:55, मतलब 3:25:55. इसका मतलब 3 to 3:30 में ट्रांजेक्शन हुआ है. आंसर इज यस. तो अपने को लास्ट 30 मिनट्स का देखना है.
तो वी नीड नॉट टू कंसिडर फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन बिकॉज वो ट्रांजेक्शन 3 बजे से पहले हुए हैं। जो ट्रांजेक्शन 3 to 3:30 PM के बीच में उनको देखने का है। तो यहाँ पे प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड दिया है। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग प्राइस। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे फॉर शेयर ए क्या दिया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना लिख लेगा, 380.99 इंटू 1514। तो 1514 इंटू 380.99, दिस इज 1। इस तरीके से पूरे की वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यू कैन डू दिस वे ऑल्सो और यू कैन मेक अ टेबल ऑल्सो सो दैट इट बिकेम ईजी फॉर यू। ईदर वे यू कैन डू दिस थिंग। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, नेक्स्ट क्या है, दैट 381.79 इंटू 1625। तो 1625 इंटू 381.79। क्लियर, सॉल्व करिए, मेक एन अटेम्प्ट। अब देखो, सो बिकॉज शेयर ए का लास्ट 30 मिनट से ट्रेडिंग हुआ है, तो 3 से 3:30 के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसको नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस से मल्टीप्लाई करिए एंड डिवाइड करो बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड। सो यू विल गेट 3113482.01 divided by 8154 and the value will come 381.83। अब देखो ये निकला क्लोजिंग प्राइस। अब लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, सी व्हाट इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 383.74 383.74। एंड जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करिएगा, खुद अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर। अब ये आया फॉर शेयर ए। अब आते हैं फॉर शेयर बी। अब फॉर शेयर बी में क्या लास्ट 30 मिनट्स में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, आंसर इज नो। तो लास्ट ट्रांजेक्शन कितने बजे हुआ था, 2:55 पे, मतलब लास्ट 30 मिनट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज इक्वल टू 49.95। क्लियर। अब देखो इसका मतलब ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है यही क्या बन जाएगा, क्लोजिंग प्राइस। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग प्राइस। नाउ लेट्स कैलकुलेट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में फॉर 3 मार्क्स। अब यहाँ पे देखो क्या लास्ट 30 मिनट्स में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कलेक्टेड रिगार्डिंग शेयर एक्स ट्रेडिंग एट NSE ऑन 2 सितंबर 2017। अब यहाँ पे डेट दिया है, टाइम दिया है, प्राइस दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है। लास्ट 30 मिनट्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आंसर इज यस। तो अपने को कहाँ से लेना है, 3 बजे से लेके 3:30 के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उनका अपने को वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड एंड प्राइस कंसिडर करना है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द क्लोजिंग प्राइस एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस फॉर शेयर एक्स फॉर 2 सितंबर 2017। क्लियर। सेम तरीके से करेंगे जैसा उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे मेक एन अटेम्प्ट, जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। अब देखिए तो यहाँ पे
आपको जो भी नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड है इनटू प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से शेयर्स का? वो शेयर्स जिनका ट्रांजेक्शन, जो शेयर ट्रेडेड हुए हैं 3 बजे के बाद। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड से, तो कितना वैल्यू आएगा? इट विल बी 2135002.01 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड कितना आ रहा है? 8154। सो द क्लोजिंग प्राइस कितना आ गया? इट इज 261.83। डन। एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितना है? तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, नाउ दिस इज इक्वल टू 263.74। Done. So this is how we have to calculate questions with respect to calculation of closing price and last traded price. Clear? तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? आराम से। So let's see another variety with respect to the practical question. इसमें क्या दिया है? Manner of calculating compensation to RII in IPO under ASPA. अब अगर आपने ASPA के थ्रू अप्लाई किया है तो यहाँ पे while the process of ASPA, what is ASPA? We have already aware of this thing. अब क्या लिखा है? While the process of ASPA has resulted in complete elimination of complaint pertaining to refund, there have been instances where the applicant in IPO have failed to get allotment of specified securities and in the process may have suffered opportunity loss. What is opportunity loss? अगर मैंने पब्लिक इशू में आसबा के थ्रू अप्लाई किया तो होता क्या कि मेरा पैसा मेरे अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। वो पैसा कंपनी को कब मिलता है? जब मेरे नाम पे शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। एंड जब अगर मेरे नाम पे शेयर्स अलॉट नहीं हुआ तो वो पैसा अनब्लॉक हो जाएगा और मेरे अकाउंट में रहेगा, जिसको मैं बाद में यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर मान लो मैंने पब्लिक इशू में अप्लाई नहीं किया होता और मैं इसी पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया होता तो आई मे हैव गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न। सो वो रिटर्न जो मेरे को नहीं मिल पाया, क्यों? क्योंकि मैंने पब्लिक इशू में अप्लाई किया। दिस इज टू बी कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी लॉस। अब फर्दर क्या दिया है? इट सेज दैट यूनिफॉर्म पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्मुलेटेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कॉम्पनसेशन पेएबल to the investor while considering the following factor. तो ऐसे केस में इनको एक मिनिमम कॉम्पनसेशन दिया जाता है ओनली RII कैटेगरी को टू द इन्वेस्टर while considering the following factor. अब क्या दिया है? opportunity loss suffered by the investor due to non allotment of share, number of time issue was oversubscribed in the relevant category, third probability of allotment, and fourth listing gain if any ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग। ये 4 फैक्टर कंसिडर किया जाएगा अपॉर्चुनिटी लॉस को। नंबर ऑफ टाइम्स इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग गेन इफ एनी ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग। आप देखो तो कॉम्पनसेशन कैसे निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉम्पनसेशन? तो लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन अलॉटेड इफ द बिड वुड हैव बीन सक्सेसफुल। तो अगर आपकी बिड सक्सेसफुल होती तो आपको कितने शेयर्स अलॉट किया थे, उससे लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। ये फॉर्मूला से आप कॉम्पनसेशन डिराइव करते हो जो RII कैटेगरी को पे किया जाएगा। So before we go to the question, read this much part properly and then we'll see what type of question institute have asked from this particular site. अब देखो number of times issue was oversubscribed, मतलब अगर मान लो कंपनी ने 100 शेयर्स इशू करने का नक्की किया एंड अगर एप्लीकेशन मिलती है 200 शेयर्स की तो इशू ओवरसब्सक्राइब कितने टाइम हुआ? 2 टाइम्स। अगर कंपनी ने इशू करने का सोचा 100 शेयर्स
और एप्लीकेशन मिली 1000 शेयर्स की, तो इशू ओवर सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ? 10 टाइम्स। दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ टाइम इशू बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड। अब देखो यहाँ पे आगे लिखा है रिलेवेंट कैटेगरी में, इसका मतलब देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इन वन कैटेगरी एंटायर इशूज ओवर सब्सक्राइब, ओके, बट आरआईआई कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब ज़्यादा है, एनआईआई कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब कम है, क्यूआईबी में ओवर सब्सक्राइब और कम है। तो हर कैटेगरी का ओवर सब्सक्राइब टाइम्स अलग हो सकता है। क्लियर? अब तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपके नाम पे शेयर्स अलॉट होते तो कितने शेयर्स अलॉट होते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी क्या था अलॉटमेंट का, दैट entire thing need to be multiplied for calculating the minimum compensation that will be payable to the RII investor. अब देखो, अब यहाँ पे let's take the question, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब क्या है देखो, इसमें क्या लिखा है, गिरधर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैज अप्लाइड फॉर IPO फॉर 6 सिग्मा लिमिटेड थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट आसबा प्रोसेस। मतलब इसमें यहाँ पे इन्होंने आसबा प्रोसेस के थ्रू पब्लिक इशू में अप्लाई किया है। द सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक फेल टू मेक बिड इन द स्टॉक एक्सचेंज सिस्टम इवन आफ्टर द अमाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड। अब SCSB जो है उसने उसके थ्रू एप्लीकेशन किया आसबा प्रोसेस में, लेकिन शेयर्स अप्लाई नहीं हुए, दे आर फेल टू मेक द बिड इन द स्टॉक एक्सचेंज। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। अब इशू आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया। बेस्ड ऑन सेबी गाइडलाइंस सर्कुलर आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट बाय सेबी। सेबी कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेगा फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे सेबी कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करेगा? 4 फैक्टर को। पहला, अपॉर्चुनिटी लॉस कितना है, तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। क्या क्या कंसिडर करेगा? फर्स्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस। दूसरा, नंबर ऑफ टाइम इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट। फोर्थ, लिस्टिंग गेन। इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करेगा सेबी व्हाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन। अब सेकेंड क्या लिखा है? कैलकुलेट द मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन पेबल टू गिरधर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है, लिस्टिंग प्राइस दिया है, इशू प्राइस दिया है, मिनिमम बिड लॉट 20 शेयर, मतलब अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो कम से कम 20 शेयर तो अलॉट होते ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज रेशियो 7:8 है। तो सिंपल फंडा, हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आप 4 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 4 मिनट भी नहीं लगे सॉल्व करने में, इफ यू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर? अब तो यहाँ पे मिनिमम, सो देयरफॉर मिनिमम फेयर कॉम्पनसेशन, फॉर्मूला क्या है? लिस्टिंग प्राइस माइनस इशू प्राइस इनटू, किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड हैव बीन अलॉटेड इफ द बिड वुड हैव बीन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स दैट वुड have been allotted if the bid would have been successful. Have been successful into probability of allotment of shares. Probability of allotment of shares as per basis of allotment।
तो व्हाट इज द लिस्टिंग प्राइस, क्या दिया हुआ है 350 एंड व्हाट इज द इशू प्राइस 300। तो यहाँ पे 350 माइनस 300 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलॉट होते, मिनिमम बिड लॉट 20 शेयर्स, तो इनटू 20 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट कितना है एज पर द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7:1, तो इनटू 7:1 कितना आ रहा है। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन दैट यू हैव टू मेक। इसका मतलब कितना आएगा 50 इंटू 20 इंटू 7/8, तो हाउ मच इट इज कमिंग, it is coming 875. This is the compensation that will be paid to Girdhar। तो यहाँ पे therefore कितना compensation पे किया जाएगा, तो minimum fair compensation payable to Girdhar। So this is, so therefore minimum fair compensation payable to Girdhar is 875. Clear? This is how we have to calculate questions relating to fair compensation payable to RII under ASBA process. Now अभी हम लोग पब्लिक इशू का कर रहे हैं, तो लेट्स कैलकुलेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन पर्टेनिंग टू पब्लिक इशू। अब देखो पब्लिक इशू सिक्योरिटीज का क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो क्या लिखा है, नाउ इट सेज XYZ लिमिटेड is proposing to make a public issue of 400 crores equity shares through the book building mechanism where 50% of issue size is required to be allotted to QIB। मतलब हम लोग पब्लिक इशू कर रहे हैं 400 करोड़ का ऑफ रुपीज 400 करोड़, जिसमें 50% इशू साइज QIB को दिया जाएगा। डिटरमाइन द फॉलोइंग, पहला क्वांटम अवेलेबल फॉर एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर, तो एंकर इन्वेस्टर कितना दिया जाएगा। सेकेंड क्वांटम रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन एंकर इन्वेस्टर पोर्शन, that's something you need to understand। And third, the price if any required to be brought in by the anchor investor given। First, the price at which allocation is made to anchor investor is 855 per share। मतलब एंकर इन्वेस्टर को किस प्राइस पे शेयर्स दिया गया है 855 per share, and the price fixed as a result of book building method is 858 per share। अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस थिंग। ना ये जो क्वेश्चन है ये बेसिस ऑफ अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर द परसेंटेज, हम लोग ने इफ़ यू रिमेंबर द टॉपिक द चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल में पूरा हम लोग ने पूरा पब्लिक इशू खोल दिया था, जैसे प्रमोटर, नॉन प्रमोटर, फिर रिजर्वेशन कॉम्पिटिटिव बेसिस, नेट ऑफर टू पब्लिक, नेट ऑफर टू पब्लिक में RII, QIB, NII, फिर QIB के अंदर फर्दर बाइफिकेशन। यहाँ पे तो क्वेश्चन में सीधा QIB से बोला जा रहा है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट वे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो पब्लिक इशू कितने का है 400 करोड़ का, तो यहाँ पे पब्लिक इशू साइज इज 400 करोड़। इसमें से QIB को कितना दिया जा रहा है 50%। क्लियर, ये क्वेश्चन में दे दिया है, इसका मतलब QIB का पोर्शन कितना हो गया 200 करोड़। अब इसके आगे का अपने को निकालना है, तो QIB के अंदर इफ यू रिमेंबर QIB के अंदर 3 कंप्यूटेशन होता है, म्यूचुअल फंड, एंकर इन्वेस्टर and other QIB। mutual fund is 5%, other anchor investor is 60% and other QIB is 35%। अब
अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड में 5% ऑफ 200 करोड़ कितना हो जाएगा? 10 करोड़। तो हम म्यूचुअल फंड के लिए कितना एलोकेशन करेंगे? 10 करोड़ का। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर के लिए कितना एलोकेशन करेंगे? 60%, मतलब 120 करोड़ का। एंड अदर क्यूआईपी के लिए कितना एलोकेशन करेंगे? 70 करोड़। अब अगर एंकर इन्वेस्टर याद होगा तो उसके अंदर दो पार्ट था। वन इज कॉल्ड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो कि था 1/3 33.33, एंड सेकेंड था अदर एंकर इन्वेस्टर 2/3 विच इज 66.67। तो यहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को कितना मिलेगा? इट इज 40 करोड़। एंड अदर एंकर इन्वेस्टर कितना मिलेगा? 80 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फर्स्ट कि क्वांटम अवेलेबल टू एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वांटम अवेलेबल फॉर एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर। सो देयरफॉर एलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर कितना है? 120 करोड़। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड क्या लिखा है? क्वांटम रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। तो यहाँ पे रिजर्व फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड अंडर एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी 40 करोड़। Clear? This is how you have to calculate the entire basis of allotment. Done? इसको ध्यान से एक बार रीड करिए और ये आपको लिखना भी है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया। सो दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। Now third part क्या बोल रहे हैं? Now third part says that price determined as per book building method। तो प्राइस डिटरमाइन एज पर बुक बिल्डिंग मेथड कितना है? इट इज 858 पर शेयर, एंड price at which allocation being made to anchor investor, ये कितना हो गया? 855 पर शेयर। तो यहाँ पे सो देयरफॉर एंकर इन्वेस्टर से कम चार्ज किया कि ज़्यादा चार्ज किया है? तो इसका मतलब देयरफॉर प्राइस एट विच एलोकेशन being made to anchor investor is less than price determined as per book building method। क्लियर? तो यहाँ पे देयरफॉर द इशूअर जो कंपनी है वो एंकर इन्वेस्टर डेफिसिट चार्ज कर सकता है 3 रुपीज़ पर शेयर, एंकर इन्वेस्टर को वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सो देयरफॉर द इशूअर इज एलिजिबल टू चार्ज ₹3 per share from anchor investor। Clear? So this is what they are saying that anchor investor तक कितना चार्ज कर सकते हैं? एंकर इन्वेस्टर चार्ज किया गया 855, बाकियों से चार्ज किया गया है 858। तो आप प्राइस पर शेयर एंकर इन्वेस्टर कितना चार्ज कर सकते हो? 3 रुपीज़ पर शेयर। Clear? So this is how
we have to calculate the questions pertaining to issue basis of allotment. Okay, now अब हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत डिटेल में टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम था ग्रीन शू ऑप्शन, याद है? अब देखो, अब ये क्वेश्चन 2018 में आया है फॉर 5 मार्क्स। तो यहाँ पे 2018 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है विच इज पर्टेनिंग टू ग्रीन शू ऑप्शन। अब क्या दिया, ये देखो क्या लिखा है, अ लिस्टेड कंपनी निशान हाईटेक लिमिटेड issued 10 lakh equity shares at a price of 150 per share. Clear? Now the company provided green shoe option for stabilizing the post listing price of share. तो कंपनी ने green shoe option किया है। Now on the date of listing of share, the news of trade war between two developed countries flashes and the price of share of the company falls to 110 rupees. Now decide how many shares can be purchased by the stabilizing agent to control the price. State the provision and balance money in the special account for green shoe option. अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करो, and if you remember we have discussed a similar type of question while we were explaining green shoe option topic. क्या दिया यहाँ पे? Now they have said that a listed company Nishan High-Tech Limited issued 10 lakh equity shares at a price of 150 per share. इसका मतलब now solution to question number 26. अब यहाँ पे क्या दिया है? It basically says that number of shares, कितने शेयर इशू किए हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 10 lakhs एंड इशू प्राइस, व्हाट इज इशू प्राइस? 150 पर शेयर। अब ये जो प्राइस डिटरमाइन किया है, अब कंपनी ने प्रोवाइडेड ग्रीन शू ऑप्शन, तो कंपनी ने ग्रीन शू ऑप्शन किया है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ शेयर्स दिया है एंड इशू प्राइस दिया है, तो अपने को इशू साइज मिल जाएगा। तो देयरफॉर इशू साइज कितना हो जाएगा? तो इशू साइज विल बी 10 lakh इंटू 150। तो यहाँ पे इशू साइज कितना हो गया? 15 CR। अब GSO कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम ग्रीन शू ऑप्शन कितना हो सकता है? 15% ऑफ इशू साइज। तो 15% ऑफ कितना हो जाएगा? 15 करोड़। कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, 15 करोड़ का 15% कितना हुआ? तो ये कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 2 करोड़ 25 lakhs। अब इसका मतलब वी कैन राइट 2 करोड़ 25 lakhs। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? तो 2 करोड़ 25 lakhs को 150 से डिवाइड करिए। तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस वे दैट 1,50,000 शेयर्स इंटू ₹150। मतलब आपका 1,50,000 शेयर्स GSO में आपने प्रमोटर से बोरो किया, and the shares that need to be returned to the promoter is 1,50,000 shares. So यहाँ पे since company has done green show option, since company has provided
GSO, so number of shares which stabilizing agent need to return to promoter or pre-issue shareholder is 1,50,000 shares. क्लियर? अब यहाँ पे कितना पैसा हम लोग GSO बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे? So therefore the amount to be parked or deposited in GSO बैंक अकाउंट, कितने पैसा हम लोग रख देंगे GSO बैंक अकाउंट में? तो 1,50,000 शेयर्स इंटू 150, मतलब हाउ मच मनी वी हैव पार्क्ड इन GSO बैंक अकाउंट? 2,25 lakhs. अब मार्केट प्राइस आई क्या दिया है कि मार्केट प्राइस जो है वो ट्रेड वॉर हो गया टू डेवलप कंट्रीज में, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस क्रम्बल डाउन हो गया, 110 पे आ गया. सो मार्केट प्राइस ड्यू टू ट्रेड वॉर कितना हो गया? 110 रुपये पर शेयर. तो अब मेरे को परचेज कितने शेयर्स करने हैं? 1,50,000 शेयर्स जो मेरे को रिटर्न करना है स्टेबलाइजिंग एजेंट को. तो यहाँ पे अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट को इतना शेयर्स रिटर्न करना है तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा? So therefore the amount utilized by stabilizing agent for purchase of 1.5 lakh shares from market, कितना पैसा खर्चा होगा? 1,50,000 इंटू 110, मतलब कितना खर्चा हुआ? ₹1,65 lakhs. अब तो इसका मतलब अमाउंट लेफ्ट इन, सो देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट इन GSO बैंक अकाउंट, कितना पैसा बच गया है? कितना पैसा बच गया GSO बैंक अकाउंट में? इसमें था 2,25 lakhs माइनस 1,65 lakhs. कितना पैसा बचा GSO बैंक अकाउंट में? इट इज इक्वल टू 60 lakhs. क्लियर? तो यहाँ पे सो देयरफॉर स्टेबलाइजिंग एजेंट shall purchase shares 1.5 lakh shares from the market and shall be held in, इसको कहाँ पे रखा जाएगा? shall be held in GSO demat account and shall be returned to the lender. कभी रिटर्न किया जाएगा? विद इन lender immediately and not later than
working days after the expiry of stabilization period. Second thing, the amount left in GSO bank account shall be transferred to Investor Protection and Education Fund after deducting expenses incurred by stabilizing agent. Under the process of GSO. Clear? This is how the entire GSO process will be implemented. अब ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स में, विच मीन्स दैट अगर आपको GSO प्रोसेस आता है देन यू कैन ऑलवेज सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड one more variety, which is calculation of X right price and value of right. अब ये देखिए क्या है. अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला भी होता है. आप चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, चाहो तो लॉजिक से कर सकते हो. मैं आपको दोनों तरीके से करना सिखा देता हूँ. देन इट इज़ अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट. अब देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, दैट वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड अपॉन ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस. इससे जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट. अब एक्स राइट प्राइस कैसे निकालते हैं? नाउ एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू plus right issue price into number of shares offered under right issue upon number of shares after right issue. Clear? ये दो फॉर्मूला है which has been given for x right price and value of right. अब देखो, अब यहाँ पे आपको मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ एंड देन आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं. अब देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, A company wants to offer right share in the ratio of 3:1. देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इन द रेशियो ऑफ 3:1, इसका मतलब आपको 1 शेयर्स के अगेंस्ट में 3 शेयर मिल रहे हैं या 3 शेयर्स के अगेंस्ट में 1 शेयर मिल रहा है. सोचो. कभी भी 3:1 लिखा हो तो इसका मतलब देखो न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में 3 है, इज टू 1. इसका मतलब अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आज इफ वी से वर्किंग, अगर रेशो दिया है 3:1, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या दिया है 3. जो आपको रिसीव होता है ना वो न्यूमरेटर में होता है, व्हाट यू रिसीव, एंड जिसमें से रिसीव होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं आउट ऑफ. मतलब आपके पास क्या था उसमें से क्या मिला आपको. इसको आप ऐसे समझो कि अगर मान लो आज भगवान की कृपा से आपके एफर्ट से आपका सेबी में इफ यू सिक्योर और स्कोर 90 मार्क्स, अगर आपका सेबी में 90 मार्क्स आ गया तो पेपर में कैसे लिखा जाएगा आपको, 90/100 या 100/90? इट इज ऑलवेज 90/100. मतलब व्हाट यू रिसीव इज ऑलवेज न्यूमरेटर एंड आउट ऑफ इज ऑलवेज डिनोमिनेटर. क्लियर? ये कॉमन है, कॉन्सेप्ट है.
अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, दे हैव सेड दैट अ कंपनी इज डूइंग राइट इशू इन द रेशियो ऑफ 3:1। इसका मतलब कंपनी क्या कर रहा है, देखो नॉर्मली आप अकाउंट्स में पढ़ोगे कि आपको 3 शेयर के अगेंस्ट में कंपनी 1 शेयर देता है, बट ऐसा कोई जरूरी है क्या? क्या कंपनी 1 शेयर के अगेंस्ट में 3 शेयर नहीं दे सकता? दे सकता है, ये तो कंपनी का बोर्ड डिसाइड करेगा ना। तो यहाँ पे इसका मतलब व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स कंपनी इज गिविंग 3 shares under right issue against 1 share held। मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो कंपनी आपको कितने शेयर्स दे रहा है? 3 शेयर्स। तो यहाँ पे अगेंस्ट 1 शेयर हेल्ड। क्लियर? अब देखो कंपनी किस प्राइस पे दे रहा है? 12 रुपीज में। इसका मतलब अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ कंपनी ऑफर्स वांट्स टू ऑफर राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1। आई होप नाउ आपको समझा 3:1 का मतलब फॉर एवरी 1 शेयर कंपनी इज गिविंग 3 शेयर्स। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ 3:1। एंड किस प्राइस पे कंपनी राइट इशू में शेयर्स दे रहा है? सो दे आर गिविंग एट अ प्राइस ऑफ ₹12। इसका मतलब ₹12 जो है वो है राइट इशू प्राइस। अब क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द एडिशनल डिटेल्स ऑफ द कंपनी। अब नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू, मतलब कंपनी कितने शेयर्स हैं राइट इशू से पहले? सो दे हैव गिवन 250, 2500 शेयर्स, गलत प्रिंट हुआ है, 2500। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू 24। नाउ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 10। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ राइट। अब पहले मैं आपको इसको लॉजिक से सॉल्व करना सिखाता हूं, उसके बाद फॉर्मूला से करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो तो यहां पे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 20। पहले मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस इज इक्वल टू अमाउंट। अब प्री इशू में, मतलब प्री राइट इशू, राइट इशू से पहले कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? राइट इशू पे कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? 2500 इनटू प्राइस कितना था? 24 रुपीज। तो अमाउंट मिल जाएगा। अब अंडर राइट इशू कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए? से लॉजिक समझो, कंपनी ने 1 शेयर के अगेंस्ट में 3 शेयर्स दिए हैं अंडर राइट इशू। तो इफ कंपनी ने अगर 1 शेयर के अगेंस्ट में 3 शेयर्स दिया है तो 2500 सेकंड में कितना आएगा शेयर्स? 7500 शेयर्स। मतलब कंपनी ने राइट इशू में कितने शेयर्स इशू किए? 7500। किस प्राइस पे इशू किया है? राइट इशू प्राइस कितना है? 12। तो इसका मतलब पोस्ट राइट इशू प्राइस, पोस्ट राइट इशू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए?
राइट इशू पहले कितने शेयर्स थे? 2500। राइट इशू में कितने शेयर्स दिए? 7500। तो राइट इशू बाद कितने शेयर्स हो गए? 10,000 शेयर्स। अब एक चीज समझो, 2500 इंटू 24 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? नाउ दिस विल कम 60,000। नाउ 7500 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 90,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,50,000 शेयर्स, मतलब 1,50,000 अमाउंट। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? व्हाट विल दिस वैल्यू? दिस विल बी 15। और ये जो 15 आया है ना, इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस, क्लियर? एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ राइट? नाउ वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है प्राइस बिफोर राइट इशू माइनस प्राइस आफ्टर राइट इशू। अब प्राइस बिफोर राइट इशू कितना था? व्हाट आर द प्राइस बिफोर राइट इशू? 24। एंड व्हाट इज द प्राइस आफ्टर राइट इशू? कितना है? 15। यहां पे टोटल अमाउंट को ऐड करो, 60,000 प्लस 90,000, कितना आ गया? 1,50,000। अब 1,50,000 10,000 शेयर्स की वैल्यू है, तो पर शेयर की प्राइस कितना हो गया? 15। अब तो यहां पे वैल्यू ऑफ राइट कितना आ जाएगा? 24 माइनस 15। इसका मतलब कितना हो गया? तो वैल्यू ऑफ राइट इज 9। ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये लॉजिक बेस्ड है। अब इसको हम लोग फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे, बट एक बार पहले इस पूरे को ध्यान से देखिए। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस एंटायर क्वेश्चन विथ फॉर्मूला मेथड। अब देखो, फॉर्मूला मेथड से सेम वैल्यू आएगा। अब देखो, एक्स राइट प्राइस क्या फॉर्मूला दिया है? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू कितना है? 2500 इनटू प्राइस बिफोर राइट इशू कितना है? 24 डिवाइडेड बाय, अब आई क्या लिखा है? राइट इशू प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड अंडर राइट इशू। तो यहां पे राइट इशू प्राइस कितना है? 12 इंटू 7,500। राइट इशू में कितने शेयर ऑफर किए गए हैं? 7,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। तो यहां पे 10,000 10,000, तो 2500 इंटू 24 कितना आ रहा है? तो 2500 इंटू 24 कितना आया? 60,000 डिवाइडेड बाय 10,000 एंड 7,500 इंटू 12 कितना आया? 90,000 डिवाइड बाय 10,000। तो ये कितना हो गया? 6, ये हो गया 9। मतलब एक्स राइट प्राइस कितना आ गया? 15। सेम यहाँ पे आया। क्लियर? तो आप फॉर्मूला मेथड से करो या लॉजिक से करो, आंसर विल रिमेन्स द सेम। अब वैल्यू ऑफ राइट में निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट फॉर्मूला? इट सेज दैट नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड। तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड कितना है? 7,500 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 2,500 इनटू राइट एक्स राइट प्राइस। व्हाट इज एक्स राइट प्राइस? 15
माइनस राइट इशू प्राइस. व्हाट इज राइट इशू प्राइस? 12. कितना आएगा? 7500 डिवाइड बाय 2500 कितना आ गया? 3 into 3 is 9 and this is nothing but value of right. तो आप फॉर्मूला मेथड से करिए या लॉजिक मेथड से करिए, आंसर विल रिमेन्स द सेम. क्लियर एवरीवन? अब आई होप अब आपको समझा है. तो नाउ आप देखो एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में करेंट मार्केट प्राइस दिया, ये टर्म यूज किया करेंट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस इज दिया है, तो वो हमेशा उसको एक्स राइट प्राइस ही कंसिडर किया जाएगा. मतलब वो राइट इशू के बाद का प्राइस है. क्लियर? चलो नाउ दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे. नाउ यहां पे आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. ट्राई क्वेश्चन नंबर 21. ओके, अब देखो, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21. अब इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड से करता हूं सो दैट कि आपको फॉर्मूला मेथड पे भी कमांड आ जाए. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर्ड. कितने राइट शेयर ऑफर किए गए हैं? 6000. एंड नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 3000. अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बिफोर राइट इशू होगा या आफ्टर राइट इशू होगा? लॉजिकली सोचो. नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 3000 है एंड नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर्ड 6000 है. तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है 3000, ये बिफोर राइट इशू होगा या आफ्टर राइट इशू होगा? बिफोर राइट इशू, क्योंकि आफ्टर कभी कम थोड़ी ना हो सकता है. इसका मतलब पहले 3000 शेयर्स थे, उसके अगेंस्ट में आपको 6000 शेयर्स दिए गए हैं. देखो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था कि आपको 1 शेयर पे 3 शेयर्स दिया, यहां पे अगर रेशो देखा जाए तो आपको 1 शेयर पे 2 शेयर्स दिए गए. क्लियर? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक्स राइट प्राइस भी दे दिया है, राइट ऑफर प्राइस भी दिया है, फेस वैल्यू भी दिया है. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज ओनली द you have to calculate the value of right. कैसे निकलेगा? अब देखो, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 21. तो वैल्यू ऑफ राइट क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला क्या है? इट इज नंबर ऑफ राइट शेयर्स ऑफर्ड. तो कितना नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर्ड है? 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर्स. अब देखो नीचे क्या लिखा है? ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स? 3000 इनटू क्या है आगे? एक्स राइट प्राइस. क्या है फॉर्मूले में? एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस. तो यहां पे what is the x right price given? 32. And what is right issue price given? 25. Clear? So value of right कितना हो गया? तो 2 into 7 मतलब वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया? 14. डन. अब आपको फॉर्मूला मेथड से करना हो या आप लॉजिक मेथड से करो, दोनों से आंसर एक ही आने वाला है. चलो अब इसी को लॉजिक मेथड सॉल्व करते हैं. लेट्स ट्राई बाय लॉजिक मेथड. अब देखो लॉजिक मेथड कैसे होगा? यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स into price is equal to amount. Now pre-right issue, right issue, post right issue. अच्छा क्या क्या दिया हुआ है? बिफोर राइट इशू नंबर ऑफ शेयर्स दिए 3000,
राइट इशू में कितने शेयर्स मिले हैं? 6000 इनटू क्या क्या दिया है उसको लिख लो। एक्स राइट प्राइस दिया है 32, दैट इज एक्स राइट प्राइस। आपको लॉजिक में बताया था कि एक्स राइट प्राइस जो पोस्ट राइट इशू प्राइस होता है उसको एक्स राइट प्राइस बोलते हैं। तो एक्स राइट प्राइस दिया 32, उसके बाद राइट ऑफर प्राइस दिया है 25, देन फेस वैल्यू दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अब यहां पे अगर मैं राइट इशू में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? सिंपल कैलकुलेशन, 6000 शेयर्स बिफोर राइट इशू है, राइट इशू में कितने शेयर्स आए? 3000 शेयर बिफोर राइट इशू है, राइट इशू में कितने शेयर्स आए? 6000। तो पोस्ट राइट इशू कितना हो गया? 9000। अब 9000 इंटू 32 करिए, कितना आ रहा है? अब देखो, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2,88,000 एंड 6000 इंटू 25 करो, कितना आएगा? 1,50,000। तो ये कितना हो गया? 1,38,000। तो अगर ये 138 हो गया तो ये कितना आ गया? 46। तो इसका मतलब प्री राइट इशू प्राइस आ गया। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट फॉर्मूला क्या था? प्राइस बिफोर राइट इशू माइनस प्राइस आफ्टर राइट इशू। व्हाट इज प्राइस बिफोर राइट इशू? 46। व्हाट इज प्राइस आफ्टर राइट इशू? 32। तो वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया? 14। सेम जो हम लोग ने फॉर्मूला मेथड से किया, सेम आंसर आया लॉजिक मेथड से। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आने वाला है। क्लियर? तो ज़्यादा बेटर कौन सा लगा? अब देखो, अब यहां पे व्हाट इज बीइंग सेड, नाउ सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ राइट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर दिया है 2500, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड दिया है 1000, एक्स राइट प्राइस दिया है 18, राइट ऑफर प्राइस दिया है 15, फेस वैल्यू दिया है 10। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क। क्लियर? और शुड आई कैलकुलेट? चलो 1 ही मिनट का तो काम है। वैल्यू ऑफ इसको एक बार यहां पे आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या कितना दिया है? 2500 शेयर्स राइट इशू में दिया है, ओरिजिनल शेयर्स थे 1000, एक्स राइट प्राइस कितना है? 18 एंड राइट ऑफर प्राइस कितना है? 15। तो 18 माइनस 15 तो 2.5 इंटू 3, तो एक्स वैल्यू ऑफ राइट कितना हो गया? 7.5। ये आया सबका? परफेक्ट, तो हो गया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट? एकदम मक्खन। चलो, ये तो होमवर्क भी नहीं हुआ, आपने लोगों ने कर लिया। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट इफ नंबर ऑफ राइट्स ऑफर 3000, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 1800, एक्स राइट प्राइस 24, राइट ऑफर प्राइस 21, फेस वैल्यू 10। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। फटाफट सॉल्व करिए। देखो अरे देखो एब्सोल्यूट नंबर आएगा। देखो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 23। आप देखिए
यहाँ पे वैल्यू ऑफ राइट, अब वैल्यू ऑफ राइट कितना है, राइट शेयर ऑफर्ड कितना है, नंबर ऑफ राइट शेयर ऑफर्ड कितना है 3000, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितना है 1800। अब इनटू एक्स राइट प्राइस कितना है 24 माइनस राइट इशू प्राइस कितना है 21, कितना आ गया, तो 3000 डिवाइड बाई 1800 इंटू 3 कितना आ गया, यहाँ से ये 600, 0 से 0 कट गया, ये 5, मतलब वैल्यू ऑफ राइट कितना आ गया ₹5। डन, this is how need to be calculated. Done, this is your value of right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 24। Now let's see this question also. अब देखो क्या दिया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या दिया है, सोमनाथ लिमिटेड हैज शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब सोमनाथ के कितने शेयर्स हैं 50,000 शेयर्स हैं 100 रुपए के, मार्केट वैल्यू इज 250 पर शेयर। अच्छा, मार्केट वैल्यू इज 250 पर शेयर, मतलब ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज एक्स राइट प्राइस। अभी पीछे बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू इज दिया हो तो हमेशा एक्स राइट प्राइस होगा। द कंपनी डिसाइड्स टू मेक अ राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर in proportion of one new share of ₹100 at a premium of 30 per share for every 5 shares held। मतलब कंपनी आपको एक शेयर दे रहा है 5 शेयर्स के अगेंस्ट में, किस प्राइस पे दे रहा है, 100 रुपए का शेयर 30 रुपीज के प्रीमियम पे दे रहा है। इसका मतलब देखो इसमें 2-3 चीज समझना है, कंपनी 5 शेयर्स हेल्ड के अगेंस्ट में 1 शेयर दे रहा है अंडर राइट इशू, तो 50,000 शेयर्स में आपको राइट इशू में कितने शेयर्स मिलेंगे, 10,000 शेयर्स अंडर राइट इशू। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, राइट इशू प्राइस कितना है, इट इज 130 पर शेयर एंड एक्स राइट प्राइस कितना है, व्हाट इज एक्स राइट प्राइस 250 पर शेयर। इसका मतलब सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा, number of right shares offered upon original number of shares into x right price कितना है 250 minus 130 कितना आ गया, तो 1/5 of 120 कितना आ गया 24। तो वैल्यू ऑफ राइट इज 24 पर शेयर। समझा एवरीवन? नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड इंस्टीट्यूट ने बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा है
सेम टाइप का। अब देखो क्या पूछा है, देखो ये क्वेश्चन 2018 दिसंबर में आया, 1A 5 मार्क्स का। फिर सेम तरीके का क्वेश्चन 2019 जून में आया, एंड सेम तरीके का क्वेश्चन 2019 दिसंबर में आया। बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा इंस्टीट्यूट ने। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बाकी दोनों क्वेश्चन आपके लिए आराम से होमवर्क हो जाएगा। क्लियर? और इफ यू वांट आई विल सॉल्व दैट थिंग, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अब देखो क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन 13 क्या बोलता है, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ म्यूचुअल फंड, नाउ अ म्यूचुअल फंड हैज NAV ऑफ 11.5 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ईयर के स्टार्ट में कितना म्यूचुअल फंड में NAV है, 11.5। एट द एंड ऑफ द ईयर NAV इंक्रीजेस टू 12.1। मतलब ईयर के लास्ट में आते आते NAV कितना हो गया, 12.1। मीनवाइल द फंड डिस्ट्रीब्यूट ₹0.8 एज डिविडेंड एंड 0.7 एज कैपिटल गेन। मतलब फंड ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 0.8 एज डिविडेंड एंड 0.7 एज कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर, मतलब होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालना है। सेकेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हैड दीज डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग रीइन्वेस्टेड। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, अगर इसी को रीइन्वेस्ट किया गया होता एट एन एवरेज NAV ऑफ 11.8, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट्स। क्लियर? ध्यान से पूरे क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। सो लेट्स सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड बैक टू बैक एज वी हैव जस्ट सीन, बैक टू बैक इंस्टीट्यूट ने 3 बार पूछा है। तो सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि ईयर के बिगिनिंग में NAV कितना है, व्हाट इज NAV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 11.5 per unit, and what is the NAV at the closing of the year, it is 12.1 per unit। इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ, 0.6, you can say ₹0.6 per unit। क्लियर? अब इस फंड ने डिविडेंड कितना दिया है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिविडेंड दिया है 0.8 पर यूनिट, तो 0.8 पर यूनिट, एंड कैपिटल गेन कितना दिया है, 0.7 पर यूनिट। कैपिटल गेन इज 0.7 पर यूनिट। क्लियर? इसका मतलब फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो यहां पे टोटल रिटर्न कितना हुआ, देयरफॉर टोटल रिटर्न कितना है, इट इज कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन्स। तो कितना आ गया, कैपिटल एप्रिसिएशन 0.6, डिविडेंड 0.8, कैपिटल गेन 0.7, कितना आया, हाउ मच इज द टोटल रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, तो 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.7 को ऐड करो, कितना आ रहा है, 2.1। इसका मतलब सो देयरफॉर रिटर्न परसेंटेज, जिसको होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं, वो कितना हो गया,
2.1 कमाया, उसके लिए इन्वेस्ट कितना किया था? 11.5। तो 2.1 डिवाइड बाई 11.5 इंटू 100, तो व्हाट इज द रिटर्न परसेंटेज? कैलकुलेट करिए। तो इट विल कम टू 18.26% per annum. That is the return which they are giving. Okay? अब तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। तो व्हाट इज द फंड रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर? सो दिस इज 18.26। दिस इज फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? नाउ सेकेंड पार्ट बोलता है that had these distribution being reinvested, अब इसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन किया है? डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, इसी को अगर री इन्वेस्ट कर दिया होता एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 11.8, व्हाट इज द रिटर्न फॉर 200 यूनिट्स? आप देखो ये कैसे करेंगे। अब यहां पे तो रिटर्न, अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो रिटर्न which, now return which being reinvested, क्या क्या रिटर्न री इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। तो कितना डिविडेंड है पर शेयर, पर यूनिट? 0.8 पर यूनिट, प्लस कैपिटल गेन कितना है? 0.7। इसका मतलब ₹1.5 पर यूनिट। अब इसका मतलब हम लोग 1.5 पर यूनिट को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, री इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स? 200। तो इसका मतलब टोटल रिटर्न अमाउंट री इन्वेस्ट कितना होगा? टोटल अमाउंट कितना री इन्वेस्ट होगा? पर यूनिट 1.5 री इन्वेस्ट हो रहा है, तो टोटल कितना री इन्वेस्ट होगा? 300। कैसे आया? So therefore total return amount being reinvested for 200 यूनिट्स कितना आ जाएगा? 1.5 पर यूनिट, एंड टोटल यूनिट्स कितना है? 200। तो 300 रुपीज पर अमाउंट, टोटल अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है। अच्छा, अब एनएवी कितना है? एनएवी ऑफ री इन्वेस्टेड कितना है? एनएवी ऑफ री इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? किस प्राइस पे हम लोग 300 रुपए को री इन्वेस्ट कर रहे हैं? 11.8। तो यहाँ पे री इन्वेस्टेड अमाउंट का एनएवी है 11.8 पर यूनिट। अब इसका मतलब मैं टोटल यूनिट्स कितनी परचेज कर पाऊंगा? मेरे को 300 रुपये री इन्वेस्ट करना है और पर यूनिट 11.8 की है। तो इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज आउट ऑफ री इन्वेस्टेड अमाउंट, कितने यूनिट परचेज कर पाओगे हम लोग? 300 रुपये इन्वेस्ट करना है 11.8 पर यूनिट पे, कितना आ गया? तो 300। तो यहाँ पे हमने कितनी यूनिट परचेज किया? 25.42 यूनिट्स। अब देखो, अब यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इनिशियल एनएवी कितना था?
इनिशियल एनएवी था 11 पॉइंट एक बार पहले इतने पार्ट को ध्यान से देखिए, क्योंकि नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लोजिंग का पार्ट पे आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई होप यहां तो समझ में आया सबको। अब देखो, अब इनिशियल एनएवी कितना दिया था क्वेश्चन में? इनिशियल एनएवी कितना दिया था? 11.5। हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कितने यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग? 200। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज 200 यूनिट्स। सो इसका मतलब हम लोग ने कितना खर्चा किया था? Therefore अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना खर्चा किया था हम लोग ने? 11.5 इंटू 200, मतलब हम लोग ने 2300 रुपये खर्चा किया था। अब रिडम्पशन एनएवी कितना है? व्हाट इज रिडम्पशन एनएवी? नाउ रिडम्पशन एनएवी है 12 पॉइंट, ये पर यूनिट है 12.1 पर यूनिट। ये समझ में आया कैसे आया? देखो यहाँ पे इनिशियल एनएवी एंड रिडम्पशन एनएवी दिया हुआ है। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? रिडम्पशन तक आते आते आपके पास कितने यूनिट्स हो चुके हैं? सो नंबर ऑफ यूनिट्स एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, कितने यूनिट्स हो चुके हैं? आपने पहले कितने यूनिट्स परचेज किए थे? 200 प्लस जो रिटर्न अमाउंट था उसी को री इन्वेस्ट किया गया था और उससे और यूनिट्स परचेज किए गए थे, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो बढ़ गए थे। तो अब आपकी यूनिट कितनी है? 25.42 यूनिट्स आपकी बढ़ गई है। ये यूनिट्स कैसे बढ़ी? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे रहा था, म्यूचुअल फंड ने उसी रिटर्न को री इन्वेस्ट कर दिया एंड और यूनिट्स परचेज कर लिए। तो 200 प्लस 25.42, इसका मतलब अब आपकी ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया? 225.42। तो यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स है 225.42 यूनिट्स। सो देयरफॉर रिडम्पशन अमाउंट कितना हो गया? व्हाट इज रिडम्पशन अमाउंट? तो यहाँ पे 12.1 इंटू 225.42 कितना आ रहा है? 12.1 इज पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 225.42। कितना हो गया रिडम्पशन वैल्यू? 2727.58। तो इसका मतलब ओवरऑल एचपीआर कितना हो गया? सो देयरफॉर ओवरऑल होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना हो गया? तो इसने रिटर्न कितना कमाया? खर्चा कितना किया था? 2300। रिडम्पशन अमाउंट कितना है? 2727.58। तो यहाँ पे 2727.58 माइनस 2300 अपॉन खर्चा कितना किया था? 2300 इंटू 100 कितना आ गया? 2727.58 माइनस 2300 कितना आया? तो 427.58 डिवाइडेड बाय 2300 इंटू 100 कितना परसेंट आया? इट इज 18.59। समझा? दिस इज द मोस्ट। तो अगर उसने रिटर्न इन्वेस्टर को दे दिया तो ओवरऑल रिटर्न इन्वेस्टर के लिए कितना आया? 18.26।
बट उसने अगर रिटर्न को री इन्वेस्ट कर दिया होता म्यूचुअल फंड ने एंड उसके बाद रिडम्पशन के टाइम पे दिया होता तो रिटर्न कितना होता 18.59। तो विच इज द बेटर थिंग फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, बीच में डिविडेंड देना चाहिए या उस पैसे को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए? री इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्लियर? ये पार्ट समझा कि नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकाला आपने? जो हम लोग पूरा कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं? 200 यूनिट्स पे। तो 200 यूनिट्स पे उसने 1.5 पर यूनिट देने के बदले उसको री इन्वेस्ट किया। तो उसने कितना पैसा री इन्वेस्ट किया? 300 रुपये। 11.8 एनएवी चल रहा था उस समय, तो उसने और कितना यूनिट परचेज कर लिया आपके लिए? 25.42। मतलब रिडम्पशन के टाइम पे आते आते आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया? 200 नहीं रहा, 200 प्लस 25.42 मतलब 225.42। तो रिडम्पशन अमाउंट बढ़ जाएगा। जब रिडम्पशन अमाउंट बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल एचपीआर बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। ओके, तो अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करिए। जितने लोग वीडियो में देख रहे हैं वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए एंड क्वेश्चन ट्राई करिए। नाउ सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्या लिखा है? अ म्यूचुअल फंड हैविंग 300 यूनिट्स, इसमें यूनिट्स दे दिया है, हैज शोन एनएवी of 8.75 and 9.5 at the beginning and at the end of the year respectively. अब mutual fund is given two option, pay 0.75 per unit as dividend and 0.6 per unit as capital appreciation, or these distributions are to be reinvested at average NAV of 8.65. What difference it would make in terms of return available and which option is preferable? कैसे निकालेंगे? अब देखो, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए, तो यहां पे एट द बिगनिंग में कितना था एनएवी? 8.75। एट द क्लोज में एनएवी कितना है? 9.45। इसका मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन, व्हाट इज कैपिटल एप्रिसिएशन? 0.7 पर यूनिट। क्लियर? अब यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या बोल रहा है? 0.75 एज डिविडेंड एंड 0.6 एज कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 डिविडेंड कितना है? 0.75, कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? 0.6, एंड यहाँ पे और यू कैन से दिस एज ए कैपिटल गेन एंड कैपिटल एप्रिसिएशन कितना है? 0.7। सो देयरफॉर टोटल रिटर्न कितना हो गया? 0.75 प्लस 0.6 प्लस 0.7 कितना आ गया? 2.05 पर यूनिट। तो यहाँ पे सो देयरफॉर होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आ गया? 2.05 डिवाइडेड बाय 8.75 इंटू 100 कितना आ गया? 23.42. This is the return for the investor in terms of if the returns being distributed under option 1.
अब ऑप्शन 2, अब ऑप्शन 2 में कौन सा रिटर्न री इन्वेस्ट करेंगे? रिटर्न विच इज reinvested, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। तो डिविडेंड कितना है? 0.75 प्लस कैपिटल गेन कितना है? 0.6। तो कितना री इन्वेस्ट किया जा रहा है? 1.35 पर यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स? 300 यूनिट्स। So therefore total amount reinvested कितना हो जाएगा? 300 इंटू 1.35। तो कितना अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ है? 405। अब एनएवी किस एनएवी पे री इन्वेस्ट हुआ है? एवरेज एनएवी कितना है? 8.65। सो एवरेज एनएवी फॉर री इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 8.65 पर यूनिट। तो इसका मतलब so therefore number of units purchase out of reinvested amount कितना हो जाएगा? 405 डिवाइडेड बाय 8.65 कितना आ गया? व्हाट विल कम? तो यहाँ पे कितना आ गया? 46.82 यूनिट्स। अब इनिशियल एनएवी कितना था? 8.75। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना था? 300। सो देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? तो 300 इंटू 8.75 कितना आ गया? 2625। अब रिडम्पशन एनएवी कितना है? नाउ व्हाट इज रिडम्पशन एनएवी? नाउ रिडम्पशन एनएवी है 9.45। तो यहाँ पे 9.45। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? कितना हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स? 300 प्लस अब ये 46.82 यूनिट्स बढ़ गया। तो यहाँ पे प्लस 46.82 इसका मतलब कितना आ गया? तो 46.82। अब सो देयरफॉर रिडम्पशन वैल्यू कितना हो जाएगा? 346.82 इंटू 9.45 कितना आ गया? मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? कितना आ रहा है? 3
तो यहाँ पे so therefore redemption value तो 346.82 into 9.45, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा अमाउंट 3277.449. So therefore ओवरऑल HPR होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना आ जाएगा 3277.449 माइनस 2625 डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया है 2625 into 100. What is the percentage coming? It will come 24.85%. आप देखो, अब अगर रिटर्न को री इन्वेस्ट किया तो रिटर्न आ रहा है 24.85 और रिटर्न री इन्वेस्ट नहीं किया तो रिटर्न परसेंटेज आ रहा है 23.42. विच ऑप्शन इज बेटर? So therefore option 2 is better. Done. This is how you have to calculate. अब देखो, सी आपने इनिशियली यूनिट्स कितने परचेज किए थे 300. That was the initial number of units you have purchased. अब आपके रिटर्न जो डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन है वो न देखे म्यूचुअल फंड ने उस पैसे को री इन्वेस्ट किया, तो आपके लिए और कितने यूनिट्स परचेज कर लिए म्यूचुअल फंड ने 46.82. तब आपकी टोटल रिडम्पशन के टाइम पे आपकी यूनिट्स कितनी हो गई 300 जो आपने परचेज किया था प्लस 46.82, मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया 346.82. एंड रिडम्पशन के टाइम पे एनएवी कितना है 9.45. तो आपका ओवरऑल रिडम्पशन अमाउंट कितना हो जाएगा 3277.449. आपने खर्चा कितना किया था 2625, तो रिटर्न कितना आया दैट इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग. सी क्वेश्चन में क्या दिया है कि दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 8.65. आपका एनएवी स्टार्ट में कितना था 8.75, फिर एनएवी में तो मूवमेंट होता रहता है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको किस एनएवी पे री इन्वेस्ट करना है 8.65. इसलिए हमने जो री इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 8.65 से डिवाइड किया है. चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सेम तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 किया है, सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करना. एंड विद दिस सेबी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आर आल्सो ओवर.